तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, यही दोनों देशों का कहना है, भारत और रूस का। राष्ट्रपति पुतिन कल शाम भारत पहुंचे थे और अब आज थोड़ी देर में आप उनको देखेंगे राष्ट्रपति भवन में, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत करेंगी और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आज पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई विषयों पर बातचीत होनी है। इसमें रक्षा सौदों को लेकर भी बात होगी, जिसमें ब्रह्मोस समेत कई और हथियारों की डील होने की उम्मीद की जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि आज रूस के सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को लेकर के भी बात होगी। रूस ये जो फाइटर जेट है ये भारत को देना चाहता है, सारी तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के हवाई जहाजों में से एक है, रक्षा हवाई जहाजों में से एक है। अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन F-35 फाइटर जेट माना जाता है उसको ये टक्कर देता है और रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी बेहतरीन तकनीक इसको एक अदृश्य ताकत बनाती है आसमान में। और भारत के पास जो है, जो सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है वो है रफाल, जो हमने फ्रांस से लिया था। लेकिन रफाल 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। Su-57 की टॉप स्पीड मार्क 2 है, मतलब करीब 2136 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉम्बैट रेंज है 1900 किलोमीटर और 7500 केजी तक वजनी हथियार ये लेकर उड़ सकता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किस्म के वेपन्स फिट हो सकते हैं और इसमें 160 से 190 किलोमीटर रेंज वाली R-77M एयर टू एयर मिसाइल्स, 230 से 250 किलोमीटर रेंज वाली R-37M एयर टू एयर मिसाइल और 160 से 190 किलोमीटर रेंज की 2 KH-69 स्टेल्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स फिट हो जाती हैं। तो देखेंगे, ये भी आज की बातचीत में शामिल तो होगा। इस पर बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे, फॉर्मर डायरेक्टर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज MEA, हमारे साथ हैं। सर, आपके लिए इस दौरे में देखने लायक सबसे खास बात क्या होगी? किस क्षेत्र में क्या बात होती है? सौरभ, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपके दर्शकों का। कल जैसे ही हवाई जहाज का दरवाजा खुलता है, 40 मिनट के विलंब के बाद में पुतिन साहब नीचे उतरते हैं। उनकी गेट किस तरीके से वो चलते हैं, कितनी जोश है उनकी चाल में, कितनी खुलापन दिख रहा था हमको। मोदी साहब 4 कदम आगे बढ़ाते रेड कारपेट पे। पहला संकेत, मेरा मित्र आया है, मैं उसके स्वागत के लिए 4 कदम बढ़ा रहा हूं। मैं उत्सुकता में दौड़ के नीचे उतर रहा हूं। हो सकता है विलंब मेरे कारण हुआ है, इसीलिए मैं और जल्दी में उतरता हूं। दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। गले मिलने में भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोगों के साथ गले मिलते हैं, पर जो गर्मजोशी पुतिन साहब के साथ में देखने को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं। टोयोटा गाड़ी है, जापान की बनी हुई। संकेत, ना हमने BMW का इस्तेमाल किया, ना मर्सिडीज का इस्तेमाल किया। अगर आपके राजदूत खड़े होकर यह बयान दे सकते हैं कि इस विजिट को देखना है यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो देखिए, हम जापानी गाड़ी खड़ी करेंगे उसके सामने। यूरोपियन गाड़ी नहीं, वेस्टर्न गाड़ी नहीं चाहिए हमें यहां पर। अच्छा, उस गाड़ी में पुतिन साहब मोदी साहब के साथ में बैठते हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी डिटेल को परे कर। हमने ये देखा था शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में, जब पुतिन साहब की गाड़ी में मोदी साहब बैठते हैं। वो तो रेंज रोवर में चलते हैं। रेंज रोवर तो सर हमारी ही है। एक बार सर ये तस्वीरें दिखा देते हैं। वो तो टाटास बना रहे हैं। खैर नहीं, बात दूसरी है। एक बार सर ये तस्वीरें हम दिखा दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रैंड वेलकम के लिए ये तस्वीरें हैं। चूंकि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में ये तैयारियां होती हैं, बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और आज राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर जब है, आज बायलैटरल टॉक होनी है भारत और रशिया के बीच। जरा वहां की तस्वीरें आप देखें राष्ट्रपति भवन से लाइव। ये तैयारियों की तस्वीर है। थोड़ी देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और जो समय है वो 11:30 बजे का है। सर, आप तो ये प्रोटोकॉल भी समझते होंगे, आपसे भी हम ये समझेंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, समय के अनुसार ठीक 11 बजे पहले तो उन्हें राजघाट जाना है, लेकिन अभी राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। खूब तैयारियां हो रही हैं वहां। देवेंद्र,
और पहले राष्ट्रपति भवन आएंगे और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में जब ऑफिशियली उनका वेलकम हो जाएगा उसके बाद उनका राजघाट का जाने का कार्यक्रम है और वहाँ के बाद फिर वो हैदराबाद हाउस आएंगे और राष्ट्रपति भवन का जो फोर कोर्ट जिसे कहते हैं उस प्रांगण में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जबरदस्त स्वागत होगा। और स्वागत से पहले कल रात का जो प्राइवेट डिनर हुआ उसको लेके सबसे ज्यादा आप समझ सकती हैं कि वर्ल्ड वाइड सुगबुगाहट हो रही होगी, क्योंकि वो बातचीत इस दौरे की असली बातचीत होगी। बाकी जो चीजें हैं वो बायलैटरल इश्यूज के हिसाब से वो तो सब रहेंगी, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से देखें तो जो असली बातचीत हुई होगी वो कल रात के प्राइवेट डिनर के दरमियान हुई होगी, जहां पे अमेरिका के साथ, अमेरिकी नीति के साथ, रूस यूक्रेन वॉर को लेके इन सारे पहलुओं पे बहुत इनफॉर्मल तरीके से यानी कि बहुत ज्यादा खुलकर बात हुई होगी। हालांकि वो चीजें सामने नहीं आएंगी, लेकिन आगे जब चीजें डेवलप होंगी तो समझा जा सकता है कि हाँ ये उस बातचीत में ऐसा तय हुआ होगा या इस तरह की कुछ सहमति बनी होगी। तो निश्चित तौर पर दुनिया के लिहाज से देखें मीनाक्षी तो सबसे ज्यादा उनकी उत्सुकता ये समझने में रही होगी, जान तो पाएंगे नहीं, ये समझने में रही होगी कि कल प्राइवेट डिनर के दरमियान इन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है। देवेंद्र ने जिस बात की तरफ इशारा किया एक बार फिर से मैं रेक्टिफाई करके अपने दर्शकों को बता दूं, 11 बजे राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, फिर 11:15 पर राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे और 11:50 पर फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होगी। तो ये पूरी जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे कि कल दोनों के बीच जो अनौपचारिक बातचीत हुई है, एक्चुअली तो क्या दिशा रखनी है दोनों देशों को एक साथ, उस पर वहीं ज्यादा खुल के बात हो सकती थी और कर्नल साहब उसी बात की ओर इशारा भी कर रहे थे जो उनके जहाज से उतरते ही दिखाई दिया। जी आपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 अच्छा, फिर वो गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी जो है जापान की है। कई विदेशी आर्टिकल्स जो छपे थे एक भारतीय प्रतिष्ठित अखबार में, उसमें फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है। लोगों को काफी उदरपीड़ा हो रही थी देख के कि पुतिन साहब क्यों आ रहे हैं भारत और किस गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए इन सब चीजों को दरकिनार किया गया। भारत ने बड़ा स्ट्रांग डिप्लोमेटिक मैसेज दिया वर्ल्ड को, अगर हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, कि हमने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को दरकिनार करके जापान की गाड़ी को उतारा है। अच्छा, गाड़ी भी सफेद रंग की, जैसे कि जनरल साहब ने बोला, पीस का प्रतीक, और उसमें महाराष्ट्र रजिस्टर्ड नंबर प्लेट। अब वो महाराष्ट्र नंबर प्लेट क्यों है उसके बारे में आगे चर्चा की जा सकती है। दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं। सिग्नल ये है कि जब मैं चीन आया था तब मैंने आप में फेथ दिखाया था, आज मैं आपके देश आ रहा हूं, आज मैं आपकी सिक्योरिटी डिटेल में फेथ दिखा रहा हूं। यानी कि दोनों राजनयिक एक दूसरे की सिक्योरिटी में फेथ पूरा का पूरा दिखा रहे हैं, मतलब अपने आप को हवाले कर दिया उन्होंने अपने मित्र के। दोनों साथ बैठकर आते हैं प्रधानमंत्री आवास में। प्रधानमंत्री आवास में फिर हमारे पास में ट्वीट आता है कि किस प्रकार से पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दिया। जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि वो ब्रीद करते हैं और वो लिव करते हैं इंडिया को। संदेश यानी भारत मोदी है और मोदी भारत है। एक समय इंदिरा को कहा जाता था, आज वो थोड़े से आयाम बदल चुके हैं। तो ये संदेश विदेशी धरती से आ रहा है, भारत की धरती से उपचा नहीं है। ये एंडोर्समेंट है मोदी का, ये मोदी का एंडोर्समेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड टाइम टेस्टेड फ्रेंड। सर एक और सिग्नलिंग जो आपने कहा ना कि वेस्टर्न गाड़ियों को और वेस्टर्न लैंग्वेज को दोनों को ही दरकिनार किया गया, क्योंकि जितनी भी कवरेज हो रही थी या जितने भी पोस्टर्स हमने देखे उसमें हिंदी भाषा में या तो लिखा हुआ था या रूसी भाषा में लिखा हुआ था, वहां पर भी अंग्रेजी हमने बिल्कुल नहीं देखी। और जनरल साहब अभी एक इवेंट में जा रहे हैं, आज वो जो रशियन टीवी लॉन्च उसकी भारत में उसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, और उसका एक हिंदी वर्जन भी होने वाला है, ऐसा बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूस है, और जब रूस के साथ हम डील कर रहे हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या सोचते हैं रूस के बारे में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या सोचते हैं रूस के बारे में और रूस हमारे बारे में क्या सोचता है वो मायने रखता है हमारे लिए। और अगर आप देखें जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं उनके साथ रिलेशनशिप में हमारे कभी अप्स एंड अप हुए हैं, कभी अप हुई, कभी डाउन हुई है। एक अकेली रिलेशनशिप हमारे भारत की सिर्फ रूस के साथ ऐसी है जो हमेशा से एक लेवल पर रही है और हमेशा से अच्छी रही है, जिसमें कभी डाउन नहीं देखा है हम लोगों ने जब से हमने होश संभाला है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखिए 1971 वॉर पे जो मीनाक्षी पहले बोल भी रही थी, उस समय एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था बे ऑफ बंगाल में, उसने अपना फ्लीट उतार दिया था। उस समय डिप्लोमेटिकली भी रूस ने हमें सपोर्ट करा वीटो के तौर पे, P5 मेंबर है। और आज की डेट में जितने भी P5 कंट्रीज हैं, चाहे वो कितना भी हमारे दोस्त हों, लेकिन अगर हम भरोसा कर सकते हैं तो सिर्फ रूस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी वोटिंग बदल देते हैं, यूएनएससी में भी। लेकिन रूस एक ऐसा P5 मेंबर है जिसके ऊपर हम 100% लेकिन सर हमारी तो सबसे दोस्ती है, यूरोप भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, हम किसी एक खेमे में नहीं है। अच्छा, ये बात रूस तो बहुत अच्छी तरीके से समझता है, ट्रंप साहब नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जो बात बता रहे थे आपको कर्नल साहब, यूरोप के 3 मेजर देशों के राजदूतों ने भारत के बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में एडिटोरियल लिखा, पुतिन को क्रिटिसाइज करते हुए, रूस को क्रिटिसाइज करते हुए। उसकी भारत सरकार ने उसको क्रिटिसाइज किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो हमारे मेहमान आने वाले हैं। फिर रूस के राजदूत ने उसी अखबार में यूरोप और अमेरिका के लिए एक आर्टिकल लिखा और आज अखबारों में यह खबर छपी हुई है जनरल दत्ता कि यूरोप के यहां बाकी जो एम्बेसीज हैं उनकी तरफ से यह संदेश भारत सरकार को दिया गया है कि पुतिन आपकी सुनते हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, तो आप भी अपना इन्फ्लुएंस यूज कीजिए कि यह युद्ध खत्म करें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो रिश्ता भारत का रूस के साथ में है, जो इन्फ्लुएंस मोदी साहब का पुतिन के साथ है, जब पुतिन का रिलेशन मोदी साहब के साथ में है, वो एक मित्र का है, एक इनफॉर्मल कनेक्ट है। वो उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जियो पॉलिटिक्स नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि रूस और भारत मिलके किसी तीसरे मुल्क के ऊपर हमला करेगा या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। ये दोनों मुल्क जो है अपने अपने हित की बात कर रहे हैं, अपने अपने जो उनका फ्यूचर उनके देशों के लिए जो अच्छा होगा, उनके नागरिक के लिए अच्छा होगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और ये पुतिन साहब ने भी बोला, मोदी साहब ने बोला कि हमारा रिश्ता सबके साथ में है, चाहे यूक्रेन हो, यूएस हो, यूके हो, जो भी हो, सारे हमारे मित्र हैं, हमारा किसके साथ दुश्मनी नहीं है। और हम एक पावर को दूसरे पावर के खिलाफ खड़ा नहीं करते, ना हम उसका बेनिफिट लेते हैं अननेसेसरी। तो अगर कोई मान के ये चले कि जैसे अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए कि तुम रूस के नज़दीक हो, इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, तो ये उसने गलत किया। ये तो पुतिन साहब ने भी बोला कि ये जो उसका कोशिश थी ट्रंप की कि किस प्रकार से यूक्रेन युद्ध रुक जाए, रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए, और किस प्रकार दबाव बनाऊं, मैं चीन को बोलूं आप तेल मत खरीदो, खुद वहां से वो यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका। अब वो भी फ्यूल है ना, यूरेनियम फॉर देयर पावर प्लांट्स। तो ये एक दोगलापन है। सर इस इंटरव्यू में उन्होंने जो भारत ने दिया है, ये सवाल उनसे हुआ कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है, क्या आप मानते हैं अमेरिका का दबाव है? तो बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, माइनर एडजस्टमेंट है, कोई दबाव नहीं है, लोड नहीं लिया। मैं और बताना चाहूंगा, जो रूस की कंपनी है, पहले एसआर होता था, उसका नाम चेंज हो गया, अभी जामनगर में बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रखे है रशिया ने, और भारत के अंदर रिफाइनिंग हो रहा है। और जो रशियन ऑयल आता है वो उस रशियन कंपनी में आता है, और रशियन कंपनी रिफाइन करके आगे चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड को बेचे चाहे भारत को बेचे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम मना कर दें, हमने कम कर दिया, तो जो उसकी रूस की अपनी कंपनी है जिसका बिजनेस चल रहा है, यहाँ रिफाइनिंग हो रही है, वो तो लगातार करता रहेगा, उसको आप कैसे रोकेंगे? आप ये एक तरह मान के चले कि भारत का एक कंपनी है, आप चलो ले लीजिए, आप चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, रिलायंस ने हाइफा में कुछ लगा दिया, अदानी ने लगा दिया, हमने अदानी की कंपनी को कुछ बेचा, तो हम तो इजराइल को नहीं बेच रहे ना। तो ये जो समीकरण बनता है पूरे इंटरनेशनल, किस प्रकार प्रेशर आप डालेंगे, किस प्रकार हम उस प्रेशर से अलग हो जाएंगे, और ना हम आपको नाराज करेंगे ना आप दुनिया को नाराज करेंगे। संदीप जी, आप तो क्योंकि आप रूस जाते भी रहते हैं, ये बात हमारा क्या रिश्ता है, हमारे लिए कब कहां खड़ा हुआ रूस, ये सब जानते हैं। ये एक ऐसा मौका आया जब भारत ने वो जस्टर दोहराया, जब यूक्रेन युद्ध का आया। रूस को हमारी किस वजह से आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, मैं भी जब रोस्तों में था और वहाँ पर मैंने जब इंटरेक्शन किया बच्चों से, स्पेशली स्टूडेंट्स से, छात्रों से, तो एक उनके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है भारत के प्रति कि पूरा का पूरा 32 कंट्री जो नेटो के कंट्री है, पूरा यूरोप जो है एक साथ, और अमेरिका सबका जो उनका पैट्रॉन है, ये इन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। आप समझिए कि जो रूस की इकॉनमी है वो पेट्रो बेस्ड इकॉनमी है। आप पेट्रो बेस्ड इकॉनमी, सबसे पहले तो आपने स्विफ्ट के तहत उनको रातों रात ब्लॉक किया, उनकी इकॉनमी को ध्वस्त। सेकेंड, आपने दुनिया के मार्केट से उनको कॉर्नर किया। उस कंडीशन में भारत ने कहा कि मित्र हम आपके साथ हैं। अब ये कि ऑयल ये क्या है, ये सब बहाने हैं। मैं मानता हूं ऑयल हमें मिल रहा है, डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, अच्छी बात है, और भारत ने कहा भी। और जब हमने डिसीजन लिया कि हम ऑयल लेंगे, तो लगातार दबाव, मैं 2022 को डिकोड करना चाह रहा हूँ। 2022 में स्लोवाकिया में आदरणीय विदेश मंत्री जी वहाँ थे, उनसे पूछा गया था कि आप जो फ्यूल ले रहे हैं ये वॉर को फ्यूल करता है,
तो भारत ने जवाब दिया, आप जो यूरेनियम ले रहे हैं ये पीस को फ्यूल करता है क्या? आप जो वहां से ऑयल ले रहे हैं वो शांति देता है, हमारा जो हम ऑयल ले रहे हैं वो युद्ध देता है। वाह, क्या डिप्लोमेसी है वेस्ट की। तो वेस्ट के चेहरे को जो भारत नाकाम किया, ये रशियन के प्रति बहुत फीलिंग। रशियन कहते भारत बहुत कैटेगोरिक, भारत रसा के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर की बात नहीं करता, व्हाइट ब्लैक की बात करता है, ग्रे की बात नहीं करता। मैं आपको डिकोड करना चाहूंगा, कई बार आदरणीय जयशंकर जी ने कहा वहां पर विदेश में जाकर के कि देखिए इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन साइड। उन्होंने बार बार भारत को दबाव दिया गया कि क्या होगा जब चाइना अटैक करेगा, तो फिर भारत ने जवाब दिया कि भारत का अपने के पक्ष है और उस पक्ष को चुनने में तुम्हारा कोई दबाव, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और वो पक्ष है कि हम तय करेंगे कि हम रूस से ऑयल लेंगे कि नहीं लेंगे। यही बात रशियन लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि डिप्लोमेसी में चेहरे कई होते हैं और रूस कहता कि भारत का एक ही चेहरा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, और भारत भी यही कहता है कि मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा 1971 वाला पीरियड। निक्सन किसिंगर ने बोला कि देखिए यही वक्त है कि थोड़ा सा हम पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं, और याहिया खान ने कहा कि ऐसा है कि हम आपको माओ के बीच ले आते हैं। तीनों मिलकर के निक्सन, माओ और यहां पर याही के तीनों मिलकर के भारत को खत्म करने की कोशिश की गई थी। यह बात भारतीय जानता है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चे में जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसको यह मालूम है कि रूस हमारा भरोसेमंद दोस्त है। यह विश्वास, यह चेतना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ी विलक्षण मुझे लगता है। यही जनमानस रूस के हर बच्चे में, आज का भी जो बच्चा जनजी के युग में जो बच्चा है, जिसको इतिहास नहीं मालूम, वो भी कहता है। मैं जब गया वहां पर एयरपोर्ट में, तो एक बताया, यू आर फ्रॉम मोदी, मोदी, यस। आप समझिए ये है करिश्मा देश का। जब इस तरह के उमंग होते हैं ना, तो ये अमेरिका, चाइना और आसिम मुनीर ये सब फड़फड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे कोई असर पड़ने वाला है। थोड़ा जेनफी एंगल लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जेनफी की चर्चा बहुत हो रही है। अस्थाना जी, फिर आप भी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मैं उस युवा शक्ति की बात कर रही हूँ जो या तो भारत से निकलकर रूस जा रहा है, या फिर जो रूस से निकलकर भारत आकर यहाँ की इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ से जाने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को आती है, वो रूस में पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन उस डिग्री की मान्यता भारत में नहीं है जब तक कि वो यहाँ पर एक साल की और उसमें डिग्री हासिल ना कर ले। ठीक उसी तरीके से जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर वो यहाँ से डिग्री, यानी भारत से डिग्री लेकर रूस जा रहे हैं, तो फिर एक एडिशनल कोर्स उन्हें करने की आवश्यकता ना हो, वो वहां पर काम कर सके। ये ईज उन्हें अब मिलना चाहिए। इस वक्त भारत का जो जेनसी है वहां देख रहा है अस्थाना जी, वो ये चाहता है कि उसके पास भी ये लिबर्टी हो कि वो चाहे रूस में पढ़े या भारत में पढ़े, वो दोनों तरफ एक जैसा काम कर सके। इसके ऊपर मेरे विचार से काम हो रहा है, क्योंकि वो अभी कोर्स हटा के एक एग्ज़ाम की पेशकश की जा रही है। कुछ इस बारे में बातचीत हो रही है कि शायद एक एग्ज़ाम पास करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बातचीत हो रही है। और इसी को मैं ज़रा एक पॉइंट मैं इसी में बताना चाहूँगा। मैंने भी काफ़ी रशियन से बात की थी जब मैं मॉस्को गया था, और सब यही बोल रहे हैं कि आज की डेट में जो ये लड़ाई का जो दौर है, अगर हम कहीं जाकर रिलैक्स कर सकते हैं तो भारत है। अच्छा, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान करें, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें ये बोला है आप ऑयल मत लो, आप ये मत करो, रशिया के साथ आप वो मत करो। आज तक कभी भी रूस ने ये नहीं बोला कि आप क्यों अमेरिका के साथ ये डील कर रहे हैं, बिल्कुल, क्यों आप यूरोपियन यूनियन को रिपब्लिक डे पे बुला रहे हैं। किसी ने उनकी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ। जो बोलते हैं ना, पुटिंग दी कंडीशंस ऑन दी रिलेशनशिप, वो उन्होंने कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई, और ये एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है दो देशों आज इस विजिट से आपको लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, खासकर अमेरिका को? यूरोप का तो मैंने आपको बताया कि साइलेंटली कन्वे किया गया है कि आप इस युद्ध को रोकने के लिए उनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कीजिए, बट अमेरिका तो खुद बात कर रहा है पुतिन से। ट्रम्प साहब खुद फोन पे बात कर लेते हैं अब तो। ट्रम्प साहब को छोड़िए साहब, 2 दिसंबर 2025 स्टीव विटकॉफ, जो कि स्पेशल एनवॉय हैं ट्रम्प साहब के, और जैरेड कुशनर, ट्रम्प साहब के दामाद, स्वयं उठ के गए थे क्रेमलिन। 5 घंटे बैठ के दोनों ने बात की है पुतिन साहब के साथ में। हालांकि बाहर निकलने के बाद में पॉजिटिव बयान यूएस की तरफ से आया है, परंतु रशिया की तरफ से इतना पॉजिटिव बयान नहीं आया है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि रशिया जो है 2 चीजों को लेकर खफा है।
एक तो है लैंड जो उसने एनेक्स किया है या जो उसने लिया है उसको वापस करने की बात पर, और दूसरा सिक्योरिटी कवर देने की बात पर यूक्रेन को। इस चीज से रूस ज्यादा खुश नहीं है। सौरभ जी, आप मान के चलिए उस समय चीन में मोदी साहब और पुतिन साहब जब गाड़ी में बैठे हैं तो इस मुद्दे पर बात हुई है। आज जब वो सफेद गाड़ी में बैठे हैं या 7 लोक कल्याण मार्ग में गए हैं, बात की है, यूक्रेन रूस युद्ध पर बात हुई है। और मैं तो ये कहने को तैयार हूं, हो सकता है अगले साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो मोदी साहब के लिए ऑफर किया जाए। आप ये भी संभव है। इस बात पे ट्रंप और 25% टैरिफ लगा देगा भाई साहब उन्होंने तो कल ही कहा है, मैंने 8 जंगें रुकवाई है, हर वॉर रुकवाने के लिए मुझे एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन इसके लिए तो दे दें अगर ये वॉर में रुकवा देता हूं। आपने ठीक कहा, लेकिन कल उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये जो विटकॉफ और कुशनर मिलने गए, इनकी बातचीत बड़ी अच्छी हुई है और ये एक सेंस लेके लौटे हैं कि पुतिन लड़ाई जंग जो है उसको रोकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं यूक्रेन भी रोकना चाहता है, अड़चन कहां है वो सब जानते हैं। इसमें एक और चीज है देखने वाली सौरभ जी कि मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने नेटो की मीटिंग चेयर नहीं की है। तो क्या इस समय यूएसए यूरोप और नेटो को लांग कर हाथ बढ़ा रहा है? बिल्कुल। वो आपने एक दूसरी बैठक का नहीं सुना जिसमें ये यूरोप के नेता थे, इमानुएल मैक्रोन वगैरह, उसकी कुछ ट्रांसक्रिप्ट लीक हो गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमको धोखा दे रहे हैं, ट्रंप हमें धोखा दे रहे हैं। तो भारत इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर उभर कर आ नहीं रहा है, आ चुका है। इस समय पुतिन साहब का भारत की धरती पर होना और इन सब घटनाक्रम का चलना यह दिखा रहा है कि इस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल भारत भी है। सो हम ऐसी शक्ति हैं जिसको दरकिनार करके नहीं चल सकते, आपको हमें कंसिडर करके अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब G7 का समिट हुआ था, मैंने ये लिखा था कि भारत जो है वो अपनी पोजीशन को डिमांड नहीं कर रहा है, भारत अपनी पोजीशन को वहां पर जाके क्लेम कर रहा है। हम उस स्थिति पर हैं जहां पर हम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चला सकते हैं, और आज हम वो देख रहे हैं। इस समय आप देखते जाइए, आज जो जॉइंट डिक्लेरेशन 1:50 पर दिया जाएगा, वो क्या भाषा बोलता है, उससे सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इस समय भारत और रूस जो है शेयरिंग ऑफ लॉजिस्टिक एंड डिफेंस के ऊपर भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल। तो भारत वाटर्स ऑफ आर्कटिक को भी देख रहा है और रशिया इंडियन ओशन की तरफ भी देख रहा है। तो इस समय बहुत पेट में दर्द होगा लोगों के। आप एंजॉय कीजिए, बरालगन या फिर हाजमोला की शीशी तैयार रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहां पर, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं, बस अब से कुछ मिनटों में। ब्रेक के बाद लौटेंगे इन सीधी तस्वीरों के साथ।